क्या वजह है, क्या हुआ? नहीं, मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलता हूँ। मुझे इसमें कभी कोई गुरेज नहीं था। और मैं अभी तक जितनी बार मुझसे शराब घोटाले के बारे में सवाल पूछा गया था, उसके समय चूंकि मेरे पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा बच के बोल रहा था। क्योंकि घोटाले के संदर्भ में मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हम लोग कई बार गलत साबित हुए हैं। जैसे 2G का घोटाला, सब बाइज्जत बरी हुए, अभी तक किसी तरीके का कोई कन्विक्शन दिखाई नहीं पड़ा। CWG में भी लगभग वही स्थिति थी, कोल घोटाले में भी लगभग वही स्थिति थी। तो इसलिए, और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं उस पर कुछ बोलता तो लोगों को ये लगता कि मैं शायद अपने जो मेरा एसोसिएशन था उसकी वजह से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मैं कोई बात कह रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बचता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने बोला नहीं था, मैंने बोला था उस पर भी। अब जबकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अक्सर क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो ट्रायल के लेवल पे जाते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के जिरह होती है, बातचीत होती है, सारी चीजें होती है, और फिर जज एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भाई जो कुछ भी साक्ष्य पेश किए गए वो साक्ष्य पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है किसी को दोषी साबित करने के लिए, अपराधी साबित करने के लिए। नहीं, अगर साक्ष्य पर्याप्त होते तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहां तो मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ। हाँ। सबसे बड़ी बात यह, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस जुडिशियल प्रोसेस में जब कोई FIR दर्ज होती है तो इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है वो अपना पक्ष रखती है, भाई ये चीजें इनके खिलाफ है और इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तब कोर्ट ये तय करती है कि उनके खिलाफ जो बात प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कह रही है उसमें से कौन कौन से चार्जेस ऐसे हैं जो प्राइमा फेसाई लगते हैं कि इसमें इनकी लिप्तता हो सकती है किसी आरोपी की, और उसके आधार पे फिर वो केस आगे चलता है। कुछ ऐसे भी चार्जेस होते हैं जिसको अदालत ड्रॉप कर देती है। हाँ। मान लेकर 5 चार्जेस लगाए तो 3 ड्रॉप कर दिए, या 2 ड्रॉप कर दिया, 1 ड्रॉप कर दिया, बाकी पे केस चलता है। ठीक है। यहां पे बिल्कुल एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसमें अदालत ने साफ तौर पे कहा कि यहां चार्जेस फ्रेम करने लायक एक भी सबूत नहीं है। सबूत नहीं ठीक है। दिखाई पड़ रहा, ठीक है। एक भी विटनेस दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है आशु। और हाँ। जी हाँ ठीक है, देखिए इस पर तो हम बहुत बात कर चुके। आपके साथ पता है फायदा क्या है? आप नेता की कुर्सी पर भी बैठ चुके, पत्रकार की कुर्सी पर भी बैठ चुके, अभी भी बैठे हैं, इसीलिए मुझे लगता है आप ना समझ गए मैं आपसे क्या सवाल पूछने वाला था। आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया पहले ही। आपने 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें जोड़ दिया। आशुतोष, मैं आज आपसे यही पूछने वाला था। बड़ा आसान है ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने फंसा दिया, झूठे आरोप लगा दिए, अब वो पाक साफ निकला है, उनके साथ गलत हो गया। आशुतोष, जब आप आम आदमी पार्टी में थे, अन्ना आंदोलन का हिस्सा थे, क्या आपने UPA पर, शीला दीक्षित पर तमाम तरह के मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाए थे? क्या कोर्ट से वो सारे के सारे लोग बरी हो गए? क्या आज आप आशुतोष आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से मांग नहीं करेंगे कि वो माफी मांगे, मनमोहन सिंह से, शीला दीक्षित से, UPA 2 के सारे मंत्रियों से, कांग्रेस पार्टी से? और क्या आप भी माफी नहीं मांगेंगे आशुतोष? देखिए मानक, अगर मैं राजनीति के अंदर नहीं आया होता, 4.5 साल का मेरा अनुभव नहीं होता, तो मैं टेबल के इस तरफ अगर बैठा होता तो शायद शराब घोटाला आने के बाद मैं वही चीज करता जो मैं 2G के समय कर रहा था या कॉमनवेल्थ गेम के समय में कर रहा था। जब राजनीति में मैं गया तो मैंने एक चीज जरूर महसूस की कि जितने नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं उसमें से हर आरोप सही हो या हर आरोप में उनकी लिप्तता हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है जब फर्जी केसेस होते हैं और फ्रॉड केसेस होते हैं, और राजनीति में यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। राजनीति में कोई किसी को बख्शता नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप या झूठे केसेस लगाने में देरी नहीं करते हैं। मैंने इस चीज को बहुत शिद्दत के साथ, नजदीकी के साथ महसूस किया। इसलिए जब से मैं पत्रकारिता में आया हूं दोबारा, उसके बाद से मैंने हमेशा अपने आप को थोड़ा सा रोक के रखा। मैंने देखा कि घटनाएं किस तरीके से चल रही हैं, उस पर आप टिप्पणी करिए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में थोड़ी जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यह बात बिल्कुल सच है कि जब 2G का मामला आया, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला आया, कोल माइंस का, कोल गेट का मामला आया, ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार आए, चाहे आदर्श घोटाला रहा हो, हम सब लोगों ने उसमें, मैं भी शामिल हूं, बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और सरकार की जवाबदेही तब तय करने के लिए हमने इस्तीफे भी मांगे, प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांगा, और उस वक्त की सरकार को बख्शा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कुछ समय के बाद यह पता चले कि 2G में तो कहीं किसी की कोई लिप्तता साबित नहीं हुई, तो एक पत्रकार के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मैं चूंकि राजनीति से मुझे एक नई तरीके की दृष्टि मिली, इसलिए मेरा कहना यह है कि उन सब मामलों में तो मुकदमे चले,
और मुकदमे चलने के बाद अंत में यह तय हुआ कि भाई इसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है। नहीं आशुतोष, आपको पता है 2G वाले केस में, मैंने कल भी कहा था, 2G वाले केस में जज साहब क्या बोले ये फैसला देते हुए कि सबूत नहीं है। उन्होंने कहा सुबह से शाम तक मैं बैठा रहता था इस इंतजार में, सालों बैठा रहा कि अब सबूत आएगा, अब सुबह कोई सबूत ही नहीं आया। आशुतोष, और मैं पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू एज ए जर्नलिस्ट। मैं ये चाहता हूं कि क्या नेताओं को माफी मांगनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज कहते हैं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उन्होंने गलत नहीं किया और आप उनके साथ थे। इतने सारे पूरे देश के नेताओं के साथ गलत नहीं किया। नहीं, मैं कहता कौन कौन माफी मांगेगा? फिर ये सिलसिला यहां पे आके नहीं रुकेगा ना, फिर ये सिलसिला तो बोफोर्स तक भी जाएगा। बोफोर्स के पहले भी जीप घोटाला हुआ था, कहां तक जाएगा? क्या बोफोर्स में अंत में राजीव गांधी की लिप्तता कोई साबित हुई क्या? अंत में कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचा? तो मेरा कहना है कि राजनीति, ये बिल्कुल सच है कि अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा करियर कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित पर आरोप लगाए और उस पर अपना करियर बिल्ड किया, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का मूड इस देश के अंदर साबित किया। लेकिन आज ये कहना कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर लगाए हुए आरोपों के लिए माफी मांगे, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार या जो एलजी है या भारतीय जनता पार्टी वो अपने लगाए हुए आरोपों की माफी मांगे, मुझे लगता है कि हमारी राजनीति इतनी परिपक्व नहीं है जहां लोग एक दूसरे के साथ मतभेद होने के बावजूद भी अगर वो कभी गलत साबित हो तो एक दूसरे से माफी मांगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगा कि हम अरविंद केजरीवाल से कहें कि शीला दीक्षित के लिए माफी मांगे और जो उनके ऊपर जो आरोप लगे शराब घोटाले के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरा सवाल एक और आशुतोष, ये अरविंद केजरीवाल जब कैमरे पर रोने लगे, आप उसको थिएट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? आप भी एक बार रो पड़े थे आशुतोष टीवी पर। कई बार आदमी भावुक हो जाता है, रोने लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने मेरे सेंटेंस को ठीक से देखा नहीं। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस और थिएट्रिक्स। मैंने कहा यह महज संयोग नहीं है और ड्रामा नहीं है। दैट केजरीवाल ब्रोक डाउन बिफोर द मीडिया आफ्टर द कोर्ट वर्डिक्ट एक्सोनरेटिंग हिम, ये थोड़ा नुआंस सेंटेंस है उस लिहाज से। यह बात सच है कि मैं भी कैमरे के सामने रोका, और ये कोई पहली बार नहीं जब अरविंद केजरीवाल रोए हों। मैं तो उस घटना का गवाह हूं जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही थी। आपने लिखा केजरीवाल शुड अवॉइड थिएट्रिक्स, शुड फोकस ऑन रियल इश्यूज, ही शुड लर्न फ्रॉम राहुल गांधी। क्या कहना चाह रहे हैं? थिएट्रिक्स का मतलब उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है, मैं रोने के बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उनकी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा अंश कहीं ना कहीं थिएट्रिक्स के करीब जाता है। जैसे कल अचानक उन्होंने कहा कि भाई रॉबर्ट वाड्रा तो जेल नहीं गए, राहुल गांधी तो जेल नहीं भेजे, सोनिया गांधी तो जेल नहीं भेजे। वो जो पूरा मैनरिज्म है जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है, जिसमें थिएट्रिक्स का एक अंश होता है। मेरा कहना यह है कि क्या पिछले 3 सालों में या पिछले 2 सालों में या दिल्ली के हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने किसी बड़े मुद्दे पर इंटरवीन किया? अगर आप देखें, क्या उन्होंने नरवणे की किताब के ऊपर इंटरवीन किया? क्या उन्होंने अमेरिका के साथ जो डील उस पर इंटरवीन किया? क्या एप्स्टीन फाइल पर उन्होंने इंटरवीन किया? नहीं किया। ये क्या ये आज की तारीख में बड़े मुद्दे नहीं है? आप उन मुद्दों से सहमत हो या ना सहमत हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। एक जमाना था जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दों पे इंटरवीन करते थे। जैसे आपको याद होगा कि उरी के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अरविंद केजरीवाल ने इंटरवीन किया था। ऊना में जब दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने इंटरवीन किया, न केवल इंटरवीन किया बल्कि वहां गए। जब पहली मॉब लिंचिंग हुई 2015 में, अरविंद केजरीवाल उनके घर गए, उन लोगों के घर पे, और उसको या जिस तरीके से वेमुला का केस था, अरविंद केजरीवाल हैदराबाद गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़े मुद्दों के ऊपर, खासतौर पर 2019 के बाद से, अगर मुझे जहां तक ध्यान पड़ रहा है, उन्होंने मुद्दों के ऊपर इंटरवीन करना बंद कर दिया। और यहीं पर उनकी फिसलन शुरू होती है और राहुल गांधी का राइज शुरू होता है। राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार को मुद्दों पर घेरने की कोशिश करते हैं, लगातार उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा से, उनकी मैनरिज्म से लोग सहमत हो असहमत हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन जिस राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया गया था, आज की तारीख में अगर आप आम जनता से पूछे तो कोई उनको पप्पू मानने के लिए तैयार नहीं। आप उनको कह सकते हैं एरोगेंट है, आप उनको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, आप उनको कह सकते हैं उनको कम्युनिकेशन का स्टाइल नहीं पता। आज की तारीख में वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से दखल देते हैं, वो विपक्ष का कोई भी नेता उस तरीके से दखल नहीं देता। मेरा कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास ये बहुत अच्छा मौका है जब वो अपनी पुरानी खोई हुई जमीन को पा सकते हैं, बशर्ते
कि वो मुद्दों पर इंटरव्यू करना शुरू करें और सरकार को घेरने की कोशिश करें। देखिए, विपक्ष का काम होता है सरकार को घेरना, वो सच है गलत है वो तो इतिहास बारे में तय करता है। हाँ। लेकिन अगर विपक्ष बैठ गया चुपचाप, सरकार को घेरना बंद कर दे, सरकार के सवाल पूछना बंद कर दे, तो फिर उसकी पॉलिटिक्स धीरे धीरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्ष जी यहीं से शुरू करिए। केजरीवाल का ये बेदाग हो जाना इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा? आशुतोष कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भिड़ते रहेंगे और इंडिया गठबंधन यूं ही तार तार होता रहेगा?